आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज की इस वीडियो में जो है हम लोग स्टार्ट किए हैं बिहार दरोगा का बोल सकते हैं न्यू भर्ती जो आने वाला है उसके लिए हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। और ये बिहार दरोगा के एग्जाम पर पूर्णतः आधारित प्रश्न है। इसमें आपको इतिहास का प्रश्न मिलेगा, भूगोल का मिलेगा, विज्ञान का मिलेगा, अर्थशास्त्र का मिलेगा और पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा। और इसमें कुछ जो है आपको करंट के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे डेली बाय डेली में। अगर आपका इसमें आज तो हमने इसमें 50 क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप में 50 में से अगर आपका 30 प्लस क्वेश्चन आ रहा है नंबर, तो आपका तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर माने जाएगी और आप दरोगा बनने के योग छात्र हैं। और ये डेली वीडियो जो है आपको शाम में 8 पीएम में मिलेगा। 8 पीएम में ये आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। ये तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बोल रहा है भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक यानी कि रचनाकार पूछ रहा है यहाँ पर। भारत भारती के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। और ये पुस्तक कब लिखा था? तो 1912-13 में लिखा था। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपको पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस स्थल से एक कब्रिस्तान के कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? तो ये किस कब्रिस्तान से बोल रहा है? तो ये याद रखिएगा सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। यह कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखनी है गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर? गुजरात में। बात करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा दो शहर हुए। एक आपका हुआ सबसे बड़ा शहर की बात करेगा हड़प्पा, और एक आपका हुआ मोहनजोदड़ो। क्या बात करेंगे? मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। थोड़ा सा पेन का कलर हम लोग बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर ये बात करिएगा। तो हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया, और किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। क्या बोलेंगे? दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी के द्वारा। और बोलिएगा कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में किया गया। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर से आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि लोथल जो है कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कालीबंगा। क्या पूछा जाएगा? कालीबंगा। आपको पूछा जाएगा रोपर, आपको पूछा जाएगा रंगपुर। क्या बोलेंगे? रंगपुर। आपको पूछा जाएगा बनवाली। ये सभी स्थान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। फारस की खाड़ी कहाँ पर मिला था? गुजरात में। और बोल सकते हैं ये किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। खेत के जूते हुए प्रमाण कहाँ पर मिले थे? तो याद रखिएगा कालीबंगा में। और ये कहाँ, किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है। रोपर कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में पड़ता है, ठीक है। रंगपुर कहाँ पर पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा, ठीक है। और बनवाली की बात करेगा तो ये कहाँ पर मिलेगा? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ को एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलिए और बनाते चलिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? पूर्ण रूपेण जब भी बात कर लेगा और धार्मिक सहिष्णुता की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा 12वां अभिलेख। कौन हो जाएगा? 12वां अभिलेख हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे अशोक। अशोक जो है याद रखिएगा मौर्य वंश के शासक हुए। किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। और मौर्य वंश से बोल सकते हैं सबसे प्रतापी शासक में से एक हुए। कौन? अशोक। अशोक ने बात करिएगा अभिलेख का जो है रचना किया। क्या बोलेंगे? अभिलेख का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा। इनके द्वारा कुल 14 अभिलेख को गठन किया गया था। तो कुल 14 अभिलेख में बात करिएगा तो इसमें जो है सबसे बड़ा अभिलेख की बात करेगा तो 7वां अभिलेख जो है सबसे बड़ा अभिलेख हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया? धार्मिक समन्वय की बात की गई है। क्या बोलेंगे? धार्मिक समन्वय की बात किसमें किया गया है? तो याद रखिएगा ये किया गया है 7वां अभिलेख में। यही जब आपके मन में आएगा कि सबसे छोटा अभिलेख तब कौन होगा? सबसे छोटा अभिलेख की बात करेगा तो वो हो जाएगा रुम्मनदई। क्या बोलेंगे? रुम्मनदई अभिलेख जो है सबसे छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पर है भाबरू अभिलेख। तो याद रखिएगा अशोक, अशोक का अशोक नाम जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो एक याद रखनी है मास्की। क्या बोलेंगे? मास्की याद रखेंगे। एक याद रखिएगा गुर्जरा, और एक याद रखेंगे नेट्टूर। ये तीनों अभिलेख ऐसे हैं जिसमें कि अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भाबरू अभिलेख में बात करेगा तो इसमें जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी मिलता है। क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी मिलेगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अशोक की बात करेंगे अभिलेख जो है किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में था। और इसकी लिपि की बात करेगा तो लिपि क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। और ब्राह्मी लिपि के जनक कौन हो जाएंगे? जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग को कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपको कमेंट भी करना है, तभी ये डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। और अगर हम आपको विश्वास दिलाते हैं डेली अगर 50 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 5 फैक्ट तो जरूर बताते हैं। तो याद रखिएगा डेली आपका 250 से 300 को फैक्ट जो है याद होगा। मात्र जो है आधा से पौने घंटा में आपको हम करवा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली की बात करेगा तो ये भारतीय तथा यूनानी कला का एक शैली है। और गंधार का शैली की बात करेगा तो गंधार शैली में सबसे पहला मूर्ति जो बना था किसका बना था? बौद्ध धर्म का बना था। क्या बोलेंगे? गौतम बुद्ध का बना था। ये
चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी बात होती है इसको आपको ध्यान देनी है। वहाँ पर बात करेंगे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी में हुआ। कहाँ पर हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। और इनके मृत्यु की यहीं पर लिख लीजिए, इनका मृत्यु भी कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। ठीक है, इतना बात को ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने जो है सबसे पहले क्या दिया? याद रखिएगा, गृह त्याग किया। क्या बोलेंगे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और गृह त्याग की अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना गया? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर बात करेंगे सबसे पहला जो है उपदेश दिया। और सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया? याद रखिएगा, सारनाथ में दिया। और इसको हम लोग बुद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये सब प्रश्न जो है काफी बार पूछा जाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो याद रखिएगा, बोल सकते हैं गौतम बुद्ध को जो है याद रखनी है। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, तो ये भी चीज ध्यान देनी है। ठीक है, यहाँ पर से ये सब सवाल आपको ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी। गंगा नदी से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मात्र आप हमको 1 मिनट दीजिए। देखिए यहाँ पर बात करेंगे गंगा, गंगा नदी की बात करेंगे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो बोल सकते हैं देव प्रयाग की संगम को हम लोग क्या बोलते हैं? गंगा के नाम से जानते हैं। और देव प्रयाग किसकी जलधारा है? तो याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी की धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। गंगा नदी जो निकलती है, गंगा नदी अपना जल को लेकर याद रखिएगा कहाँ पर? यूपी, उत्तराखंड से यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में कुल 28 जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, 28 जिले से होकर गुजरती है और जो है अपना बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में कुछ 12 जिले से प्रवेश करती है। और बिहार में जिले के प्रवेश करते साथ झारखंड के साथ सीमा बनाकर ये अपना जल जो है कहाँ पर लेके जाती है? बंगाल में। और बंगाल में ये इसकी जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। पूर्वी धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? हुबली के नाम से जानते हैं। और दक्षिणी धारा को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? हुबली को। और इसको हम लोग जानते हैं भागीरथी के नाम से। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये जल जो है अपना कहाँ पर गिरा देती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। यहाँ तक इसकी लंबाई की बात आपको याद रखनी है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब यहाँ पर बात करेंगे इसका जो है बिहार में इसकी कौन कौन सी नदियाँ होती है। बिहार में ये 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो वो 12 जिले का आपको नाम याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखिएगा, बिहार के बक्सर से प्रवेश करती है। बक्सर से कहाँ प्रवेश करती है? आरा। आरा जिसको भोजपुर के नाम से भी जानते हैं। आरा से कहाँ जाएगा? सारण जाएगा। सारण से कहाँ आएगा? पटना आएगा। ठीक है, पटना से आपको कहाँ पर जाना है? बेगूसराय फिर चल जाएगी। बेगूसराय से आपको ये क्रमबद्ध तरीके से हम आपको बता रहे हैं। बेगूसराय से पहले आपको यहाँ पर लिखे वैशाली। क्या याद रखेंगे? वैशाली रखेंगे। वैशाली से फिर आपको कहाँ पर जाना है? समस्तीपुर। क्या बोलेंगे? समस्तीपुर। समस्तीपुर से फिर आपको जाना है बेगूसराय। बेगूसराय के बाद जाइएगा लखीसराय। क्या बोलेंगे? लखीसराय। लखीसराय के बाद आपको जाना है कहाँ पर? याद रखिएगा, बेगूसराय हो गया, लखीसराय हो गया। उसके बाद आपको एक मुंगेर जिला से होकर गुजरती है। मुंगेर के बाद ये भागलपुर में प्रवेश करती है। और भागलपुर से पहले जो है ये कहाँ पर प्रवेश करती है? खगड़िया में। खगड़िया के बाद होगा भागलपुर। खगड़िया के बाद ये जो है भागलपुर के बाद कहाँ से निकल जाती है? कटिहार के कुर्सेला के समीप जो है ये बाहर निकल जाती है। तो ये कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। इसका नाम आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर पूछा जाता है गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो गंगा की सहायक नदियां में लिखिए, रामगंगा हो गया। ठीक है, गोमती हो गया, घग्गड़ हो गया। ठीक है, घाघरा हो गया। और बोल सकते हैं गंडक हो गया। और बोल सकिएगा कोसी हो गया। और महानंदा हो गया। ये सभी ऐसी नदियां हैं, याद रखिएगा, ये सभी जो है बोल सकते हैं बाएं तरफ से गंगा में मिलती है। और याद रखिएगा नीचे तरफ से जो मिलती है, एक हो गया आपका यमुना और एक हो गया सोन। सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी पूछेगा तो ये हो जाएगा यमुना। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न को आपको डील करना है। तो ये 12 जिलों को एकदम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पौननी पुष्यमित्र शुंग के संबंधित थे? नहीं, पौननी जो है याद रखिएगा, पौननी बोल सकते हैं इसकी रचना है एक अष्टाध्यायी। क्या बोलेंगे? अष्टाध्यायी, जो कि बोल सकते हैं एक संस्कृत व्याकरण रचना है। और ये किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित थे? ये भी गलत हो जाएगा। अमर सिंह भी चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो केवल 3 कथन जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर से ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? महमूद गजनबी है, चंगेज खां है, महमूद गौरी, तैमूर। मतलब कि कौन पहले यहाँ पर भारत पर आक्रमण किया, ये चीज़ है। यहाँ पर से कोई
दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 आपका हो जाएगा। देखिए महमूद गजनवी की बात करेगा तो इन्होंने जो है भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और इनका जो है सबसे पहले तुर्की आक्रमण पूछेगा भारत पर करने वाले कौन है। अगर ऑप्शन में आपको सबुक्तगीन मिले, अल्पगीन मिले तो वो टिक करना है, नहीं तो आपको हर कंडीशन में मोहम्मद गजनवी को टिक करनी है, ठीक है। मोहम्मद गजनवी के साथ एक याद रखिएगा रचनाकार भारत आए थे, उसका नाम क्या था, कवि भारत आए थे तो उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा अलबरूनी। क्या बोलेंगे? अलबरूनी के नाम से जानते हैं। अलबरूनी की रचना क्या है? किताबुल हिंद रचना है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का याद रखिएगा 1191, 1192, ठीक है, 1192 और 1194, ये एकदम याद रखनी है, यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछा जाता है। 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें याद रखिएगा मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और वहीं पर उनको मौत भी कर दिया। और 1194 में याद रखिएगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर से 1 2 हो गया। अब यहाँ देखिए चंगेज खां। चंगेज खां जो किसके समकालीन आक्रमण किया था? याद रखनी है इल्तुतमिश। क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश के समीप जो बोल सकते हैं आक्रमण किए थे। तैमूर जो है तुगलक वंश के समीप जो है आक्रमण किए थे। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना को धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने का दाग प्रथा की इस्तात किया था। बिल्कुल ठीक है, ये एकदम ऑप्शन ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है, तो ये भी दोनों का दोनों सही है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन द्वारा इकता प्रणाली को समाप्त किया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1 एवं 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात आएगा इकता प्रणाली। इकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है इल्तुतमिश के द्वारा। क्या बोलेंगे? इल्तुतमिश के द्वारा जो है इसको शुरुआत किया गया था और इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही समाप्त किया गया था। आगे जब भी प्रश्न इस तरह का आएगा हम वहां पर आपको पूरा डील करेंगे। वैसे प्रश्न में सभी चीज दिए गए हैं, बड़ा प्रश्न देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। क्या बोलेंगे? औरंगजेब। औरंगजेब की बात करेगा इनका जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु की बात करेगा तो कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। अब बोलिएगा कि इस तरह के प्रश्न क्यों बता रहे हैं जन्म मृत्यु? तो यहाँ पर से प्रश्न दोनों प्रश्न जो है आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। औरंगजेब का याद रखेगा एक पुत्र था, बोल सकते हैं इनका नाम क्या था? अकबर द्वितीय था। क्या बोलेंगे? अकबर द्वितीय पुत्र था, जिसके समय याद रखिएगा अंग्रेज औरंगजेब के जिंदा होते ही समय ही इन्होंने विद्रोह कर दिया था और ये भाग कर कहाँ चल गए थे? जब इसको मारा पीटा तो भाग कर चल गए थे, याद रखिएगा सिख धर्म के संस्थापक 9वें गुरु तेग बहादुर के दरबार में। और तेग बहादुर ने इसको शरण दिया और सिख जो है सभी को शरण देते हैं। उसके दौरान जो है औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी थी, ये भी चीज ध्यान देनी है। उसके बाद ये भाग कर कहाँ चल गए? याद रखिएगा संभाजी के द्वार में, और संभाजी को भी इन्होंने याद रखिएगा इनका मृत्यु दिया और इनके चमड़े में जो है भूसे भर दिए गए। ये इतना करूर शासक कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से बात आता है औरंगजेब के समय क्या क्या हुआ था। तो औरंगजेब के समय बोल सकते हैं सबसे अधिक जो है हिंदू सेनापति किसके दरबार में रहते थे? याद रखिएगा औरंगजेब के दरबार में रहते थे। औरंगजेब ने जो है याद रखिएगा बीबी का मकबरा बनाया था। क्या बोलेंगे? बीबी का मकबरा बनाया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और बीबी का मकबरा जो है कहाँ पर बनाया था? औरंगाबाद में बनाया था। और इसके पत्नी का नाम क्या था? रबिया उद्दरौनी थी, इसी के याद में बनाया था। और इसको हम लोग बोलते हैं ताजमहल का फुहर नकल। क्या बोलेंगे? ताजमहल की भद्दी नकल भी बोल सकते हैं। किसको बोलता है? बीबी की मकबरा को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर से ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसको देशमुख पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया? ये हो जाएगा स्वतंत्र सरदार को मनाया जाएगा। किसको? स्वतंत्रता जो सरदार रहते थे उसको मनाया गया था, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको देशमुख पाटिल और नायक के नाम? ये तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रिपीट हो गए हैं। यहाँ पर बात करते हैं मनसबदार को, जो आ ही गया है प्रश्न को। मनसबदार मनसबदार जो है सबसे अधिक किस मुगल वंश के दरबार में रहते थे? तो अकबर। क्या बोलेंगे? अकबर। अकबर के कार्यकाल में कई चीज हुए, याद रखिएगा। इन्होंने जो है याद रखिएगा क्या क्या, सबसे पहले जो है तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। क्या बोलेंगे? तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद याद रखिएगा इन्होंने के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है मजहर की घोषणा किया, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा एक इन्होंने धर्म चलाया, बोलते हैं इसको दीन ए इलाही धर्म। क्या बोलेंगे? दीन ए इलाही धर्म के नाम से जानते हैं। एक इन्होंने संबत चलाया, उसको हम लोग बोलते हैं दीन ए इलाही संबत। क्या बोलेंगे? दीन ए इलाही संबत। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर से बात
करेंगे ये सब ईस्वी आपको पूछा जाएगा। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब किया? 1563 में किया। जजिया कर को समाप्त कब किया? 1564 में। मजहर की घोषणा कब किया? 1579 ईस्वी में। दीन ए इलाही और दीन ए इलाही संबत का स्थापना कब किया? 1582 में। और दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला एक हिंदू शासक कौन था? याद रखिएगा, उसका नाम था महेश दास। क्या बोलेंगे? महेश दास, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीरबल के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? बीरबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज एकदम अकबर के संबंधित जितने भी प्रश्न थे हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए? देखिए, अंग्रेजों के साथ बात करेगा, अंग्रेजों के साथ जो है ये हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्या बोलेंगे? सिराजुद्दौला जो है। और ये संधि कब होता है? 1757 में होता है। कब होता है? 1757 में होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, एक आपको याद रखनी है यहाँ पर पलासी का युद्ध। क्या याद रखेंगे? पलासी का युद्ध का कारण क्या था? एक बोल सकते हैं अलीनगर का संधि भी पलासी के युद्ध का कारण था। और एक हम लोग बोलेंगे ब्लैक होल की घटना। क्या बोलेंगे? ब्लैक होल की घटना जो है ये भी संबंधित है, यानी इसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना भी बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और काल कोठरी की घटना कब हुआ था? तो 20 जून बोल सकते हैं 1756 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1756 को। इसमें बोला गया कि मोहम्मद सिराजुद्दौला के द्वारा जो है 123 जो है बोल सकते हैं 123 व्यक्ति को, सॉरी 146 व्यक्ति को जो है किसमें बंद कर दिया था? एक कमरे में बंद कर दिया गया था। और कमरे से जब सुबह खोला गया तो इसमें जो है 23 लोग जो है जिंदा निकले, 127 लोग जो है मौत के घाट उतार गए। और ये घटना किसने दिया था? तो जॉन हॉलवेल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन हॉलवेल के द्वारा दिया गया था। और यही त्रासदी की घटना बोल सकते हैं एक प्रकार का पलासी के युद्ध का कारण बना। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखनी है 23 जून 1757 को हुआ था। कब बोलेंगे? 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। पलासी के मैदान में बंगाल पे। और किस नदी के तट पर? तो बोलिएगा भागीरथी के नदी के तट पर। और इसमें बोल सकते हैं सिराजुद्दौला के साथ जो है यहाँ पर बोल सकते हैं क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है। और इसका एक सेनापति रहता है मीर जाफर। क्या बोलेंगे? मीर जाफर। और मीर जाफर इसके द्वारा धोखा दिया जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के पश्चात। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकवर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? एकवर्त समिति की बात करेगा तो ये रेलवे से संबंधित था। अब देखिए, ये एकवर्त समिति जो आया था ये कब आया था? 1921 में आया था। और ये रिपोर्ट कब दिए थे? 1924 में। 1924 में जब दिया तो इन्होंने क्या किया? तो रेलवे को जो है याद रखेगा आम बजट से क्या कर दिया? अलग कर दिया। क्या बोलेंगे? आम बजट से अलग कर दिया। फिर एक जो समिति आया याद रखेगा, विवेक देवराय समिति। क्या बोलेंगे? विवेक देवराय समिति आता है। और ये कब आता है? 2016 में आता है। 2017 में रिपोर्ट देता है। और इन्होंने क्या कर दिया? रेलवे को जो है फिर से क्या कर दिया? आम बजट में जो है याद रखिएगा आम बजट में मिला दिया। क्या बोलेंगे? आम बजट में मिला दिया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये रेलवे से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बिल्कुल ठीक है। सोशल सर्विस लिंक एम.एन. जोशी के द्वारा किया गया था, एन.एम. जोशी के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। सेवा समिति एन.एम. कुंजरू के द्वारा किया गया था, एच.एन. कुंजरू के द्वारा, हृदय लाल कुंजरू के द्वारा, ये बिल्कुल ठीक है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी ने, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करेगा जिसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। अगर आप लोग झारखंड एसएससी का एग्जाम दिए होंगे सीजीएल लेवल का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसीलिए इसमें सभी प्रश्न जो लिए गए हैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सवाल लिए गए हैं। ठीक है, अब जो है आप हल्का सवाल पढ़ के जो है एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाइएगा। और यहाँ आपको ऐसा सब सवाल लिया जाता है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आए और आपको डिस्कस यहाँ पर किया जाता है। वो डिस्कस से आपका 2-3 सवाल आराम से एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? देखिए, एक जो है याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करेगा तो इसमें जो है इसको संस्था था और इसको बनाया था किसने? याद रखिएगा सचिंद्रनाथ सन्याल ने। क्या बोलेंगे? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा इसका गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1924 में। इसके द्वारा बोला गया कि 1924 में एक ट्रेन जा रहा था, याद रखिएगा, बोल सकते हैं सहारनपुर से लखनऊ। क्या बोलेंगे? सहारनपुर से लखनऊ जो है ये याद जा रहा था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इस सहारनपुर से लखनऊ जो ट्रेन जा रहा था, इस ट्रेन का नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एट ड्राउन। क्या बोलेंगे? एट ड्राउन इस ट्रेन का नाम था। और इसको जो है याद रखिएगा बीच में पड़ता है काकोरी। काकोरी जो है इसको लूटने का प्रबंध किया गया। और ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें 4 व्यक्ति को जो है फांसी की सजा दिया गया था। उन चारों व्यक्ति को आपको नाम पूछा जाएगा। एक हो गया राम प्रसाद बिस्मिल, एक हो गया अशफाक उल्लाह खां, और एक याद रखिएगा रोशन सिंह। क्या बोलेंगे?
रोशन सिंह हो जाएगा, रोशन सिंह हो जाएगा, और याद रखिएगा एक हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी। क्या बोलेंगे? राजेंद्र लाहिड़ी हो जाएंगे। इसमें जब याद रखिएगा इसमें जो है रास बिहारी बोस का भी नाम आने लगा, ये चीज़ भी ध्यान देनी है। और ये कब हुआ था? 1925 को हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अब इसका नाम जो है काकोरी ट्रेन डकैती का नाम चेंज करके क्या बोल दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं, यानी कि विषुवत रेखा हो जाएगा। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। कर्क रेखा किसको बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखिएगा गुजरात क्या बोलेंगे? गुजरात बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? राजस्थान बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश बोलेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखनी है झारखंड, झारखंड के बाद याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल, उसके बाद याद रखनी है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद याद रखिएगा मिजोरम। इस तरह से जब आपको याद रखनी है तो एक भी सवाल जो है गलत नहीं होगा। अब जो है आपको एग्जाम में दे देता है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो मित्र पर जो गमछा झार वो ट्रिक आपका अब नहीं काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रूस में राजशाही का अंत कब हुआ? फरवरी 1917 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? फरवरी 1917 में। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा खूनी रविवार, आपने पढ़ा होगा खूनी रविवार। खूनी रविवार का संबंध किससे हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये भी जो है किससे संबंधित है? तो रूसी क्रांति से है। रूसी क्रांति में याद रखिएगा समाजवादी बात करेंगे। समाजवादी क्रांति का जनक किसको बोलेंगे? रूसीवाद की क्रांति से ही इसका उदय हुआ है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे रूस की क्रांति जब हुआ था, रूस की क्रांति जब हुआ था, रूस की क्रांति के समय जो है भारत में हम लोग क्या क्या यहाँ से शामिल किए हैं, तो याद रखिएगा एक बात करेंगे प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात करेगी है, और 3 प्रकार के जो न्याय की बात की गई है वो कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। और यहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा आर्थिक, क्या बोलेंगे? आर्थिक न्याय हो जाएगा, और बोलेंगे सामाजिक न्याय हो जाएगा, और बोलेंगे राजनीतिक न्याय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है? अवसादी चट्टान का एक प्रकार हो जाएगा खड़िया, क्या बोलेंगे? खड़िया हो जाएंगे। संगमरमर और स्लेट ये एक प्रकार का बोल सकते हैं रूपांतरित चट्टान है, क्या बोलेंगे? रूपांतरित चट्टान है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ग्रेनाइट एक प्रकार का बोल सकेंगे आग्नेय प्रकार का चट्टान है, क्या बोलेंगे? आग्नेय चट्टान है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल को देखेंगे। जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन में होते हैं, ये तो क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। देखिए इस तरह से जो है आपको होता है आकार, क्या बोलेंगे? इस तरह से आपका होता है। ठीक है, यहाँ पर से आज सभी को समझ लीजिए, यहाँ पर से एक भी सवाल आपका मुँह से गलती नहीं होगा। सबसे पहले जो होता है क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है, क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। उसके बाद आपका होता है समताप मंडल, क्या बोलेंगे? समताप मंडल। उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद होता है आपका आयन मंडल, क्या बोलेंगे? आयन मंडल। उसके बाद आपका होता है बहिर्मंडल, क्या बोलेंगे? बहिर्मंडल बोलेंगे। ठीक है, इसकी लंबाई बात करिएगा तो 0 से लेके जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो 0 से लेके आप बात करिएगा तो इसका लंबाई की बात करिएगा 50 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है शायद, सॉरी 0 से 18, 18 से फिर 50, 50 से फिर बात करिएगा तो 80, 80 से बात करिएगा तो 640 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में। सबसे गर्म ग्रह अगर पूछेगा सबसे गर्म वायुमंडल तो वो मंडल तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। और यहाँ पर बात करेगा 15 से लेके 35 डिग्री तक जो है क्या होता है? 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जो है यहाँ पर किसका निर्माण होता है? ओजोन परत का। और ओजोन परत जो है किस मंडल में होते हैं? समताप मंडल में होते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। समताप मंडल में क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा कई बार पूछे गए हैं। ओजोन जो है कहाँ पर होते हैं? तो याद रखनी है समताप मंडल में। और ओजोन के छिद्र को कमी करने के लिए एक प्रोटोकॉल किया गया था कनाडा में, और कनाडा के याद रखिएगा मॉन्ट्रियल में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। इसको लियो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को किया गया था, इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकड़ा पार सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर हो जाएगा। किस पे हो जाएगा? ताप्ती नदी पर हो जाएगा। ताप्ती नदी कहाँ पर ये काकड़ा पार परियोजना है? तो याद रखिएगा गुजरात में है, और सूरत में ये हो जाएगा। सूरत में जाकर ये गिरती है, और ये ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से निकलती है, और ये डेल्टा का नाम निर्माण करके किसका निर्माण करती है? तो एक्सचूड़ी का निर्माण करती है, क्या बोलेंगे? एक्सचूड़ी का निर्माण करती है। ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी की बात करेगा तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये बोल सकते हैं महाराष्ट्र के त्रिमकम पहाड़ी से निकलती है, और ये अपना जल जो है कहाँ पर गिराती है? बे ऑफ बंगाल में गिराती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और भागीरथी की बात करेगा तो ये जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है। तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व के ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो सफेद रंग इसमें नहीं होता है। काला रंग की बात करेगा तो ये कहाँ का है? अफ्रीका का है। कहाँ का है? अफ्रीका का। लाल रंग बात करेगा तो ये कहाँ का हो जाएगा? अमेरिका का हो जाएगा। हरा रंग की बात करेगा तो ये कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया का। और पीला रंग की बात करेगा तो पीला रंग कहाँ का होता है? एशिया का होता है, जिसमें अपना भारत आता है। और एक होता है नीला, नीला में कौन आता है? यूरोप आता है। ये सभी बात को एकदम आपको याद रखनी है, नीला, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम में अधिनियम किया गया, तो ये 1954 का अधिनियम है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या है? बात करेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक की बात करेगा, पूरे विश्व में अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। ये आपका जो है बिहार दरोगा भी पूछा है और बिहार पुलिस भी पूछा है। और भारत में अगर पूछेंगे हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। इसको अभी 2024 का जो है याद रखिएगा, नोबेल भारत रत्न भी पुरस्कार दिया गया है एम एस स्वामीनाथन। और याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन ने जो है पहला जो है श्वेत क्रांति हरित क्रांति का जनक जो है 1966 से बोल सकते हैं 70 के बीच लाया था। और दूसरा की बात करेगा तो 1910 से के मध्य के 90 के दशक तक ये लाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में मेघालय राज्य में निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम। क्या बोलेंगे? पूरे विश्व का सबसे अधिक बारिश अगर पूछेगा मासिनराम। और भारत में अगर सबसे कम वर्षा पूछेगा तो वो कहाँ पर हो जाएगा? लेह। लेह कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस सामान्य रूप से क्यों कठोर हो जाता है? इसमें पानी के साथ जब मिला देते हैं तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेगा तो सबसे पहले जो है आप जिप्सम को याद करिए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है। जब इसमें जो है डेढ़ अणु इसको पिघलाकर जब बाहर निकाल लीजिएगा तब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को एकदम आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पादपों में परांकुर कहाँ पाया जाता है? तो बीज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बीज में। और वहीं अगर बात करेगा मूलांकुर, क्या बोलेंगे? मूलांकुर अगर पूछेगा तो ये याद रखिएगा कहाँ पर पाया जाएगा? जड़ में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा? जड़ में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, सहसंयोजक बंध जो दो परमाणु के बीच किस प्रकार से निर्मित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होगा। किससे होगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा रदरफोर्ड के द्वारा। क्या बोलेंगे? रदरफोर्ड, या तो बोल सकते हैं गोल्डस्टीन, जो भी आपको दिखे ये चीज याद रखनी है। और उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स चैडविक के द्वारा। क्या बोलेंगे? जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। एक याद रखिएगा होता है न्यूट्रिनो। क्या बोलेंगे? न्यूट्रोनो। न्यूट्रोनो की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा पाउली के द्वारा। क्या बोलेंगे? पाउली के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? ये दिया था जीवीएस हल्द्वानी ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण के लिए किस दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होगी? उसकी ऑक्सीशोषण पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और कार्बी शोषण पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर g के मान के लिए परिवर्तन उतना ही है जितनी उसकी सतह से x गहराई से नीचे x और दोनों पृथ्वी की त्रिज्या, मान के चलिए यहाँ से कोई दूरी है x है, h ऊंचाई है, और नीचे फिर जो है h ऊंचाई है, तो दोनों कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की सवाल देखेंगे, किसने किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और इनकी रचनात्मक इकाई होती है? प्रोटीन का पाचन जब भी पूछ दिया तो ये एमिनो अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एमिनो अम्ल हो जाएगा, ठीक है। आगे की सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ये केवलार जो है किससे बना हुआ है? सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सार्वभौम से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5। यहाँ पर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद की बात करेगा तो 124 आर्टिकल में है। इसका गठन की बात करेगा तो 28 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और अभी अगर वर्तमान में पूछेगा कि इसका जो है सीजीआई मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा,
सुप्रीम कोर्ट के, तो याद रखिएगा ये कौन हो जाएंगे, संजीव खन्ना हो जाएंगे। क्या बोलेंगे, संजीव खन्ना हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है, तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति जो है याद रखिएगा पूरे संघ का बोल सकते हैं कार्यपालिका सिद्धांत होता है। क्या बोलेंगे, कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करेगा तो वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन वो जो है उस व्यक्ति को बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वास्तविक रूप से कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। यहाँ पर बात करेंगे विधानसभा। विधानसभा की चर्चा संरचना 170 आर्टिकल में की गई है। इसमें बोला गया है कि कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम से अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, और ये बिहार दरोगा 1275 में पूछा गया था। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है। शिक्षा से संबंध किससे नहीं होगा, स्टेची आयोग का संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम संबंधित है संपत्ति का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाना। बिल्कुल ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। संपत्ति का अधिकार 31वां आर्टिकल में था, इसको निकाल कर कहाँ दे दिया, 300 के क में दे दिया। ठीक है, आपात संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करने से, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, और ये 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1978 के द्वारा हुआ गया था। 1978 में ये प्रावधान आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वरीयता क्रम में अनुसार भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी की चर्चा संविधान के आर्टिकल 76 में है, और वरीयता क्रम में इसका रैंक कितना है, 11वां है। वहीं अगर प्रथम रैंक की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, द्वितीय अंक की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तीसरे बात करेंगे तो ये हो जाएगा पीएम। चौथे की बात करेगा तो ये हो जाएगा, याद रखिएगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, पांचवें की बात करेगा तो ये हो जाएंगे पूर्व राष्ट्रपति। कौन हो जाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। यहाँ तक आपको याद रखिएगा, आगे जब भी समय मिलेगा तो वहां पर हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये 19 का ए में बोला गया कि आपको बोलने की आज़ादी है, झंडा फहराने की आज़ादी है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अनुच्छेद 14 यहाँ पर से सभी को देख लीजिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करेगा, इसकी चर्चा जो है कहाँ पर किया गया है, तो याद रखिएगा संविधान के भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करेगा 12 से लेकर 35 तक वर्णन किए गए हैं। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 12 की बात करिएगा, अनुच्छेद 12 में बोला गया है मौलिक अधिकार राज्य की परिभाषा, 13 में बोला गया है अर्पीकरण, 14 में बोला गया विधि के समक्ष समानता, 15 में बोला गया धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, 16 में बोला गया लोक नियोजन में अफसर की समानता, 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 18 में है उपाधियों का अंत, 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 में है गिरफ्तारी संरक्षण, याद रखिएगा, 23 में है बलात्कार एवं बेगारी प्रथा, 24 में है 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है, 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता, 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, 27 में है धार्मिक कार्य के लिए कोई भी धन इकट्ठा करेगा तो वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, 28 में है, याद रखिएगा 28 में बात करेगा, 28 में दिया गया है, याद रखिएगा कोई भी विद्यालय सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में है अल्पसंख्यक समुदाय जो अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं, 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है निकाल कर कहाँ दे दिया, 300 के क में दे दिया, 32 में संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार की बात करेगा, इसको भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की आत्मा की गई है, 33 में है, याद रखिएगा 33 में बात करेगा, तो इसमें जो है सेनाओं का बोल रहा है कि मूल अधिकार थोड़ा कम किया जाए, यही सब चीज बात किया गया है, तो कम से कम 32 तक आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से किस किस वर्ष तक होता है, 5 वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा अपने प्रथम अधिवेशन से निर्धारित तिथि से, ये चीज ध्यान दीजिएगा। पंचायत की बात करेगा तो यहाँ पर से पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, पंचायती राज दिवस हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के 100 रुपये में नोट का किसका हस्ताक्षर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बात करेंगे आरबीआई, आरबीआई का अधिनियम कब आया था, 1934 का अधिनियम आया था। इसका गठन कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 को इसका अधिवेशन बोल सकते हैं स्थापना किया गया। इसका 1935 से लेकर 1937 तक बात करेगा, इसका जो मुख्यालय रहा, मतलब बोल सकते हैं हेडक्वार्टर रहा, वो कहाँ पर रहा, कलकत्ता में रहा। कहाँ पर रहा, कलकत्ता में रहा। और बाद के वर्षों से अभी वर्तमान तक 1937 से वर्तमान तक इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आरबीआई का जब गठन हुआ था तो उस समय इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, याद रखिएगा ये हो जाएगा सी डी देशमुख। क्या बोलेंगे, सी डी देशमुख हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय पूछेगा
सी.डी. देशमुख, और प्रथम पूछेगा तो एसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अभी अगर वर्तमान में पूछेगा, इनका जो है किसको बनाया गया है? ज्ञानेश कुमार को बनाया गया है। और ये किस नंबर के हैं? इसके पहले शक्तिकांत दास से इसको चेंज करके ज्ञानेश कुमार को बनाया गया, और ये बोल सकते हैं 26वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विश्व में जंगली गधा एकमात्र कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में पाया जाता है। और कच्छ का रण कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ये आज को हमने लगभग जो है आपको हमने 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया। आपको कैसा लगा? बिहार दरोगा से ओरिएंटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे हम डेली आपको कराएंगे शाम को 8 PM में। क्या बोलेंगे? शाम को 8 PM में आपको ये वीडियो डेली प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।